उपयोगितावाद में कल हमने पढ़ा कि एक नैतिकता है जो कहती है सही गलत का पता लगाना, नैतिक अनैतिक का पता लगाना, उसका तरीका यह है कि आप गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? दो गणना कीजिए, एक तो हितधारकों की और एक सुखों की, आनंद की। एक तरफ देखिए कि उस काम से कौन कौन से सुख मिल सकते हैं, कौन कौन से दुख मिल सकते हैं, और दूसरी तरफ देखिए कौन कौन से हितधारक हैं। जिस काम को करने पर ज्यादा हितधारकों को ज्यादा सुख मिल रहा हो वही काम नैतिक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं नैतिकता का सार? हम नैतिकता का सार इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हम किसी केस स्टडी में, किसी दुविधा की दशा में पहचान सकें कि क्या नैतिक क्या अनैतिक है, क्या सही क्या गलत है। क्योंकि इथिक्स आफ्टर ऑल दुविधा समाधान का विज्ञान है। इथिक्स में हमको क्या करना पड़ता है? मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूंगा, कोई घायल हो जाएगा तो मुझे पता करना होगा कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं या घायल आदमी की जान बचाऊं। मैं एक जहाज का कप्तान हूं, जहाज समुद्र में डूबने लगा, मैं कुछ लोगों को नदी में फेंक दूं, समुद्र में फेंक दूं और बाकी लोगों की जान बचाऊं, या जहाज को जाने दूं जहां तक जाता है। मैं गुजरात मॉडल चुनूं या केरला मॉडल। मैं राष्ट्रीय हित और वैश्विक आदर्श में टकराव हो तो क्या करूं? ऐसे बहुत सारी दुविधाएं हमारे आसपास हमको दिखाई देती हैं। औरत को अबॉर्शन का राइट दें कि ना दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए कि ना ले आए, लाभ भी है हानि भी है। ऐसे बहुत सारी दुविधाओं का जवाब कैसे मिलेगा, इसके लिए हमको एक साइंस चाहिए जो हमको दुविधा समाधान का मॉडल दे। हमने देखा था कि ऐसा एक मॉडल कांत ने दिया था, जिसका दावा है कि आप शरणार्थी संकट से लेकर पर्यावरणीय समस्या तक जितनी भी दुविधाएं हैं उसको कांत के नैतिकता के 4 सूत्रों से हल कर सकते हैं। रॉल्स ने कहा कि आप अज्ञानता के आवरण से न्याय के आइडिया को पहचान के दुविधा हल कर सकते हैं। सुखवादियों ने कहा कि परिष्कृत सुख किसमें मिलेगा, किस विकल्प का पालन करने में, इसका पता लगा कि आप दुविधा हल कर सकते हैं। स्वार्थवादियों ने कहा कि वो स्वार्थ ढूंढो जिसमें ज्यादा लोगों का हित हो रहा हो, साझा हित, उसी बात को नैतिक मान लो। उपयोगितावादी कह रहे हैं महत्तम लोगों का महत्तम सुख जिसमें मिले वही काम करना चाहिए। तो ये दुविधा समाधान की आपके पास ढेर सारे मॉडल आ रहे हैं। आगे से आपको कोई भी दुविधा हल करनी होगी तो आप अपने मन से नहीं करेंगे, इनमें से किसी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। चाहे सुखवाद का करें, चाहे उपयोगितावाद का करें, चाहे कांत का करिएगा, चाहे रॉल्स का करिएगा, किसी एक मॉडल को चुनना पड़ेगा दुविधा हल करने के लिए। कौन सा मॉडल चुनेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन पहले आप मॉडल सीख रहे हैं। तो एक सवाल हमारा कॉन्स्टेंटली नैतिकता के सार में बना हुआ है कि हम नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें, दुविधा कैसे हल करें, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। उसी के लिए हम ये तमाम नैतिकताएं नैतिकता के सार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इन नैतिकताओं की पढ़ाई से नैतिक अनैतिक की पहचान करने की हमारी क्षमता बढ़ रही है। इससे पहले नैतिक अनैतिक पहचानने के लिए हम प्राय सामाजिक मान्यता का, संस्कृति का, अपने धर्म का सहारा लेते थे। ये सिद्धांत कह रहे हैं कि आपको किसी धर्म संस्कृति का सहारा लेने की जरूरत नहीं। आपको सुख, स्वार्थ, मनुष्य को साध्य मानना, जो निष्पक्ष है, न्यायपूर्ण है, उसको करना, इस तरह के तमाम मानकों से आप बिना धर्म और संस्कृति का सहारा लिए दुविधाओं को हल कर सकते हैं। अब हम और दूसरी बात के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? दूसरी बात हमारे सामने ये भी है कि प्राय मनुष्य के तौर पर हमको नैतिकता का अगर पता भी चल जाए क्या नैतिक क्या अनैतिक है, तो हमारे सामने एक संकट आता है। और संकट क्या है? वो संकट ये आता है कि मुझे नैतिकता का पता चल गया कि मुझे घायल आदमी की जान बचानी चाहिए, इंटरव्यू छोड़ देना चाहिए, पता चल गया। लेकिन मुझे प्रेरणा कहां से मिलेगी मैं घायल आदमी की जान बचाऊं? मुझे तो तब भी लगेगा कि ठीक है, भले ही नैतिक हो कि घायल आदमी की जान बचाएं, लेकिन मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा तो मैं इंटरव्यू नहीं छोड़ना चाहूंगा क्योंकि मेरा नुकसान है। तो हम जितने नैतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं उनका काम सिर्फ आपको सही गलत बताना नहीं है, बल्कि साथ साथ आपकी नैतिक प्रेरणा बनाना है। जैसे स्वार्थवाद में आपने सीखा था कि मेरी नैतिक प्रेरणा तब आएगी जब यह दिखा दिया जाए कि नैतिकता में ही मेरा स्वार्थ है, नैतिक काम करने से मेरा स्वार्थ पूरा होगा, या मेरे स्वार्थ का संबंध नैतिकता से जुड़ जाएगा तो मेरे नैतिक बनने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको दिखा था किसी विभाग की, किसी संस्था की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाना चाहते हैं, नैतिकता है। आप उस संस्था में उस व्यक्ति का स्वार्थ जोड़ दीजिए, तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। जैसे आपने उस आदमी का स्वार्थ पूरा किया, वो संस्था की नैतिकता का पालन करने लगता है। स्वार्थवादी ने जवाब दिया कि नैतिक प्रेरणा आएगी स्वार्थ की पूर्ति से। सुखवादी इसका जवाब देंगे कि एक व्यक्ति अगर यह समझ जाए कि नैतिकता से मानसिक सुख मिलते हैं और मानसिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ सुख है, और मानसिक सुखों से जो जिंदगी हमारी बनेगी वो अच्छी जिंदगी की व्यापक संकल्पना होगी, तो हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए मानसिक सुख की तरफ जाएंगे, और मानसिक सुख की तरफ जाएंगे तो अपने आप नैतिक बन जाएंगे। तो हम दूसरा सवाल जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे नैतिक अनैतिक की पहचान के अलावा, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं नैतिक क्यों बनूं, नैतिकता को जानने के बाद नैतिक क्यों बनूं। तीसरा सवाल है हमारा कि जो नैतिकताएं हैं इनका पालन करने से हमारी दुनिया कैसे बेहतर बनेगी, संस्थाएं कैसे बेहतर बनेगी। स्वार्थवाद से दिखाया संस्था कैसे बेहतर बनेगी, दिखाया आपको जितनी बाजारवादी संस्थाएं हैं, पूंजीवादी संस्थाएं हैं, सब स्वार्थ की नैतिकता का पालन कर रही हैं और उनमें कार्य संस्कृति, अनुशासन, दक्षता सब बेहतर हो रहा है। समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी दुनिया की, जैसे यौन हिंसा, जैसे सामाजिक न्याय। दिखाया कि अगर किसी वर्ग के साथ सामाजिक अन्याय हो रहा हो, उस सामाजिक अन्याय वाले वर्ग को स्वार्थी बना दीजिए, अपने वर्गीय हित के साथ जुड़ जाए, तो जैसे उसमें वर्गीय चेतना पैदा होगी तो शोषण का प्रतिरोध करने की उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और जब एक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए शोषण का प्रतिरोध करेगा तो शोषण ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग लोकतंत्र में जब किसी बुराई का प्रतिरोध करने उतर पड़ता है तो उसका वोट बैंक इतना बड़ा होता है कि उसको इग्नोर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाती, और बदले में पॉलिटिकल पार्टियां उस वर्ग के न्याय के लिए काम करना शुरू करती हैं। लोकतंत्र में उसके न्याय के लिए, उसके वर्ग के हित के लिए नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनको लागू करवाया जाता है। इससे आप लोकतंत्र के भीतर स्वार्थवाद से सामाजिक न्याय हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सारी पढ़ाई आप कर रहे हैं वो इस सवाल को ढूंढने के लिए कर रहे हैं कि नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें, मैं नैतिक क्यों बनूं।
दुनिया को नैतिक कैसे बनाया जाए, संस्थाओं को नैतिक कैसे बनाया जाए, मेरी जिंदगी अच्छी कैसे हो। तो ये सारी बात अगर आप समझ जाए तो इससे इन टॉपिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड में क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। जब भी हम पढ़ रहे हैं कोई पढ़ाई तो हमको ये पता रहना चाहिए किन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। 4 बड़े सवाल हैं। एक, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे होगी। नंबर, तो हमको ये पता रहना चाहिए किन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। 4 बड़े सवाल हैं। एक, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे होगी। नंबर 2, मैं नैतिक क्यों बनूं, नैतिक बनने से मुझे क्या मिलेगा। नंबर 3, एक खास किस्म की नैतिकता से हमारी दुनिया की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। एक खास किस्म की स्वार्थवादी सुखवादी कांति की नैतिकता से संस्थाएं कैसे बेहतर होंगी। और एक खास किस्म की नैतिकता से मेरी जिंदगी में क्या भलाई आएगी, मेरे मानव के तौर पर मुझे क्या फायदा होगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम ये नैतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। कल इसी कड़ी में जब उपयोगितावाद पढ़ा तो आपको उपयोगितावाद से नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे होती दिखाया कि आप टेबल बनाएंगे, दीर्घकालिक अल्पकालिक हित देखेंगे, लाभ देखेंगे, सुख देखेंगे। जिस विकल्प को चुनने में महत्तम लोगों को महत्तम सुख मिल रहा हो, महत्तम हितधारकों को महत्तम सुख मिल रहा हो, वही विकल्प नैतिक मान लेंगे। उदाहरण लिया था कॉपीराइट के उल्लंघन का। गरीब बच्चे कॉपीराइट का उल्लंघन करके किताब की फोटोकॉपी करा रहे थे। दूसरी बात पर फिर गए थे और सीखने की कोशिश की थी कि उपयोगितावाद से संस्थाएं कैसे नैतिक बनेंगी। और दिखाया था कि संस्थाओं में पहले पता करना पड़ेगा क्या गड़बड़ क्या है। कहा था संस्था में लोग पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं। और उपयोगितावाद से समस्या कैसे हल होगी आपको दिखाया था। इस तरीके से संस्थाएं बेहतर होंगी उपयोगितावाद से, उनमें पारदर्शिता बढ़ेगी। जब आप थैंक यू बोल रहे थे उस समय यही पढ़ा रहा था। तो अगर कल नहीं देख पाए, कल थैंक यू बोलने में रह गए थे तो उसको दोबारा देख लेना। अब एक अगली बात पर चलते हैं। उपयोगितावाद से दुनिया कैसे बेहतर होगी। हर नैतिकता को पढ़ने के बाद हमने देखा है, गांधी पढ़ने के बाद देखा, गांधी मानते थे कि अगर आदमी स्वराजी बन जाएगा दुनिया बेहतर हो जाएगी, पर्यावरण संकट का समाधान हो जाएगा। रॉल्स में देखा था आपने, रॉल्स कहता है कि अगर न्याय के 2 नियम लागू कर दिए जाए तो हीनतम वर्गों का उत्थान होगा, पक्षपात दुनिया से खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे उपयोगितावाद से संस्था तो बेहतर होगी, क्योंकि उपयोगितावाद की नैतिकता लगाने पर ब्यूरोक्रेट अपने मनमानी निर्णय नहीं कर पाएंगे, मनमानीपन से निर्णय नहीं कर पाएंगे। निर्णय करने पर उनको बताना पड़ेगा कि जो निर्णय ले रहे हैं उससे महत्तम लोगों का महत्तम सुख कैसे मिलेगा। अगर उसको दिखा नहीं पाएंगे तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, और निर्णय नहीं ले पाएंगे तो पद का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, अपने हित के लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे। उनको दिखाना पड़ेगा ज्यादा लोगों के हित में ये निर्णय, इसलिए ब्यूरोक्रेट को निर्णय का देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन। इससे जो मनमाना अपन विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग करके ब्यूरोक्रेसी में अपने हित में निर्णय ले जाते रुक जाएंगे। ठीक वैसे आज हम सीखने जा रहे हैं कि उपयोगितावाद से हमारी दुनिया की समस्या कैसे हल होगी। दुनिया की समस्या जैसे हमारी दुनिया में असमानता है, हमारी दुनिया में लैंगिक हिंसा है, हमारी दुनिया में सामाजिक अन्याय है, ये सब कैसे हल होगा। और आपको मैं बता दूं, किसी उपयोगितावादी नैतिकता के आने के बाद इंग्लैंड में दास प्रथा का अंत हुआ। इसी उपयोगितावादी नैतिकता के आने के बाद इसी से प्रभावित होकर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को गलत बताया। इसका मतलब यही उपयोगितावादी नैतिकता भारत और ब्रिटेन दोनों जगह सामाजिक सुधार की नैतिकता बनी। तो अब मुझे संजीवनी साइमा और श्वेता 3 लोग बताएंगे उपयोगितावाद से दास प्रथा कैसे खत्म हो सकती है। क्या करने जा रहे हैं हम? उपयोगितावाद का अनुप्रयोग किसमें? वैश्विक समस्याओं के समाधान में, समानता लाने में। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक संजीवनी साइमा उत्तर ढूंढते रहेंगे। सामाजिक न्याय में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में कैसे उपयोगितावाद काम करेगा। अभी सवाल मत पूछो, जो मैं पूछ रहा हूं बताओ। मैंने देख लिया है, पल्लवी पांचाल का भी सवाल देख लिया है, सन्नी अतुलकर तुम्हारा भी सवाल कल से देख रहा हूं। वक्त आएगा सवाल का जवाब दूंगा, पहले ध्यान से सुनो। ये मत सोचा करो तुमने सवाल पूछ लिया मैंने देखा नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सवाल अभी प्रासंगिक नहीं है, उसका जवाब समय आने पर दे दिया जाएगा, खत्म होते होते उपयोगितावाद दे दिया जाएगा। तो धैर्य रखा करो। पल्लवी जैसे विद्यार्थी आपके लिए खास तौर पर बात है, एक सवाल 15 बार मत पूछा करो। टीचर ने देख लिया होता आपका सवाल, इसका मतलब आपके सवाल का उत्तर हो सकता है आपको आगे मिल जाए। तो आप टीचर के बुद्धिमत्ता भरोसा रखा कीजिए और थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। मत सोचा कीजिए कि आपने सवाल पूछा, अब टीचर आपका ट्यूटर है, ट्यूशन पढ़ाने आया है, आपने सवाल पूछा और तुरंत आपका जवाब आपको दे दिया जाए रेडीमेड तैयार करके। लेक्चर में जो सवाल मुझे जहां लगते हैं कि उनका जवाब वहां देना है वहां दूंगा। सवाल मैंने पूछा है श्वेता प्रजापति से नहीं पूछा था, मैंने पूछा था श्वेता पवार से। संजीवनी प्रजापति जी सर मत बताइए, सवाल का उत्तर बताइए, आप बात बहुत कर रही थी, जल्दी बताइए। सनी अतुलकर ये उत्तर नहीं है। और सोचो सनी, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं है। जब मैंने रॉल्स पढ़ाया था सनी को अतुलकर, तो मैंने बताया था कि रॉल्स की नैतिकता उपयोगितावादी नैतिकता के खिलाफ आई थी। रॉल्स देखना बताया उसमें, फिर बता दूंगा आगे। देखना उसमें बताया था 2 चीजों के खिलाफ आई थी। एक जो कोल्ड वॉर के समय समानता और स्वतंत्रता का टकराव हो रहा था, दोनों कह रहे थे एक तरफ समानता न्याय है, एक तरफ स्वतंत्रता न्याय है। रॉल्स उस दुविधा को सुलझाना चाहता था और रॉल्स उपयोगितावादी नैतिकता की आलोचना करना चाहता था। तो पूछो उपयोगितावादी नैतिकता से अलग कैसे? उपयोगितावादी नैतिकता परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता है, रॉल्स की नैतिकता परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकता है। दोनों बहुत अलग हैं, अभी देखेंगे उसको आगे।
अरे भाई पापा कुमार अधिकतम लोग ना हो तो क्या करोगे? इंग्लैंड में कितने लोग दास थे? गोरे लोग ज्यादा थे, काले लोग ज्यादा थे? आज भी इंग्लैंड की आबादी का बमुश्किल 8-10% लोग वहां दूसरे मुल्कों से आए लोग होंगे। 88-90% तो अंग्रेज हैं। तो 1830-33 में जब दास प्रथा चल रही थी तब तो गोरे लोग और भी ज्यादा थे। तो महात्मा लोगों के लिहाज से देखोगे तो महात्मा लोग तो गोरे होंगे, वो तो कहेंगे दास प्रथा को चलने दो क्योंकि हमारा सुख मिल रहा है इससे। महात्मा लोगों के महात्म सुख का सिद्धांत लगाओगे तो दास प्रथा दूर क्यों होगी? क्योंकि गोरे लोगों को तो दास बनाने में फायदा मिल रहा था। इसलिए कहता हूं, श्वेता मैंने प्रवचन नहीं पूछा, प्रवचन दो। मैंने पूछा उपयोगितावाद कैसे करेगा? तुमने क्या किया? एक लाइन फ्लैश से लिख दी, चमत्कारिक लाइन, सभी लोगों के मानवाधिकार का सम्मान करना, उन्हें सुरक्षित और स्वतंत्र जीने का अधिकार देना। ये क्या है? उपयोगितावाद कैसे समाज सुधार कर रहा है? उपयोगितावाद कैसे ले आएगा? सवाल ये है। ये नहीं पूछा क्या होना चाहिए दुनिया में। तो बता, दुनिया में सभी लोगों के मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए, सुरक्षित स्वतंत्र जीवन देने का अधिकार होना चाहिए। भाई उपयोगितावाद पढ़ रहे हो ना, तो उपयोगितावाद का अनुप्रयोग करके बताओ ये बात कैसे निकलेगी? उपयोगितावाद सभी लोगों की बात तो नहीं करता, तो महात्मा लोग की बात करता है। महात्मा लोग किसी कुरीति का समर्थन करेंगे तो उपयोगितावाद के हिसाब से नैतिक हो जाएगी। अब आकृति विश्वकर्मा ने कुछ काले लोगों लिख दिया। काले लोगों का क्या मतलब? इसमें समझ नहीं पाया, कोई बात कहा करो। फौजी आली अधिकतम लोगों का हित काम नहीं करेगा। अधिकतम लोगों के हित से काम करोगे तो तालिबान मान लो ज्यादा हो जाए संख्या में अफगानिस्तान में, अहमद अल शरा सीरिया में उसके सपोर्टर ज्यादा हो जाए तो कह देगा हम शरीयत कानून से हिसाब से काम करेंगे। उपयोगितावाद से अधिकतम लोगों का हित लोग मान लेंगे हमारा। इसमें भारत में हिंदू मान लें कि हमारा हित इसी में कि सारे मुसलमान हिंदू बन जाए, फिर तो अधिकतम लोगों का हित इसी में यही हो जाना चाहिए। तो इससे तो सामाजिक सुधार की वजह सामाजिक बुराई पैदा हो जाएगी। इसलिए कहता हूं क्लास सुना करो, थैंक यू मत बोला करो सब। 9 बजने में जैसे 7-8 मिनट बाकी है तभी से थैंक यू अरे भाग जाया करो थैंक यू बोलने की जगह। बात सुनो, पहले पढ़ा उसको सुनो, इतना आसान नहीं होता। नहीं सुनोगे तो फिर ये बात नहीं समझ में आएगी। विवेक विकास के निर्णय से जोड़ दें। किस निर्णय से जोड़ दें? अरे उपयोगिता से निर्णय लोगे तो महात्मा लोग महात्मा हिस्से सोचोगे, लेकिन उससे तो सामाजिक कुरीति बन सकती है, बची रह सकती है। क्योंकि किसी देश में सामाजिक कुरीति का पालन कौन करता है? महत्तम समाज, तभी तो कुरीति समाज में चल रही होती है। अगर समाज का बड़ा हिस्सा उसका विरोध करेगा तो कुरीति चलेगी कैसे? सती प्रथा का विरोध अकेले राजा राम मोहन राय कर रहे थे, समर्थन पूरा बंगाल कर रहा था। तो अगर महत्तम लोग के सुख से मामला जुड़ता तो वहां के सारे लोग कह देते कि महत्तम लोग तो इसके पक्ष में, सती प्रथा की दूरी ना होती। हम पता करेंगे गुलामी का कारण क्या है, फिर उसको ढूंढने के लिए क्या किया जाए। ये सब नहीं पूछ रहा हूं मैं कि गुलामी का कारण क्या है, तुम समाजशास्त्री बन जाओ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाओ, ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं उपयोगितावाद की नैतिकता से समाज सुधार कैसे होगा, दास प्रथा खत्म कैसे होगी, अनुप्रयोग मुझे समझाओ। जिससे एक का लाभ नहीं बल्कि सभी का लाभ। उपयोगितावाद नहीं, उपयोगितावाद महत्तम लोगों का लाभ है, सभी का नहीं है। महत्तम अधिकतम, उस अधिकतम में सब नहीं आएंगे, कुछ छूट सकते हैं। जिधर नंबर ज्यादा होगा उसकी बात करेंगे। अगर कोई ऐसी नैतिकता उसमें सबका लाभ हो जाता तो फिर दुविधा किस बात की? फिर तो सब वही सही है। क्या पढ़ा था? 2 वर्ड टकरा जाए, ए और बी, ए का हमारा लाभ इसमें, बी का हमारा लाभ इसमें, तो क्या करें? इसके समाधान की उपयोगितावाद है। अगर उसी निर्णय से ए और बी दोनों को सुख मिल रहा होता, दोनों का लाभ हो रहा होता तो दुविधा किस बात की? दुविधा कब होती है? एक काम से ए को फायदा, बी को नुकसान, ए को सुख, बी को दुख। पता करना था किसके पक्ष में निर्णय लें, तो कहा गया जिधर महत्तम लोग हैं। पाया क्या? ए की तरफ महत्तम लोग थे तो बी को छोड़ दिया, कहा तुमको दुख रहेगा रहे। तो सभी लोगों वाली नैतिकता नहीं है उपयोगितावाद। वाह वाह, क्या बात कही दिलीप कुमार वर्मा। सरकार नीति बना और लागू करे, ये नैतिकता है। इथिक्स में कई बार मुझे लगता है तुम्हारे बैच में सबसे नॉन सीरियस लोग हैं। इतने बैच में पीडब्ल्यू के पढ़ाए, इतने शानदार विद्यार्थी रहे अलग अलग बैचेस में। चलो उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे उत्तर दोगे अगर कि सरकार कानून बना दे, तो ये बात पढ़ने के लिए तुमको इथिक्स पढ़ने आना चाहिए था। क्या कानून बना दे तो तुम इथिक्स पढ़ने से पहले जानते थे? इसका मतलब ना तो तुम किताब देख रहे हो, ना गाइड कोई देख रहे हो, ना कहीं और से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और जो पढ़ाता हूं उसको भी नहीं सुन रहे हो, पूरे टाइम कप मारते हो। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी दीपिका शर्मा, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी अगर मुझे समझाइए एक बात ये, अब मैं इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं, जिससे जब पढ़ाऊं तो समझ जाओ। नहीं तो मैं अब तक बता चुका होता, तुम उसको चैट करते करते सुन भी चुके होते। लेकिन जब इतनी देर बाद बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में रुकेगा। मुझे तो सिलेबस खत्म करना, मुझे 1 मिनट बता के आगे बढ़ना चाहिए था। क्या फायदा तुमसे सवाल पूछने का? इससे पूछ रहा हूं जिससे तुम प्रयास करो। पहले मोहिनी, 2 वर्गों के हितों में टकराव होगा तो उसको चुने जिससे दीर्घकालिक सुख हो। तो ये कैसे प्रूव करोगे तुम कि 5% काले लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम बना के दास प्रथा रखी थी, लॉन्ग टर्म में उन 5 लोगों की गुलामी उन 95% लोगों के फायदे में कैसे नहीं है? कोई आर्गुमेंट तो दोगे ना। दिलीप तुम्हारी बात अब समझ गया मैं। पहली बार तुमने ठीक से नहीं लिखा, इस बार तुमने और ठीक से लिखा। सही बात लिखी तुमने। सरकारें और संस्थाएं उपयोगितावाद का नीति निर्माण में शामिल कर लें। अच्छा चलो मुझे बताओ, नीति निर्माण में संस्थाएं सरकार इसको शामिल करेगी तो महत्तम लोग के महत्तम हित के लिए काम करेगी दिलीप। और इंग्लैंड में महत्तम लोग कौन थे? गोरे। गोरों का हित किसमें था कि 5% 8% आबादी दास बनी रहे। और तुम कह रहे हो सरकार इसी से नियम बनाए, तो सरकार तो फिर दास प्रथा के समर्थन में नियम बनाती, विरोध में क्यों बनाएगी? क्योंकि उपयोगितावाद तो कहता है जो ज्यादा लोगों के हित में नैतिक है। तो ज्यादा अंग्रेज थे इंग्लैंड में, तो ज्यादा अंग्रेज थे, 5-6% लोग काले थे, तो उनको गोरे लोग दास बनाए रखें, ये तो महत्तम लोगों के हित में है। सरकार इसी को नीति बना देती, इसी को कानून बना देती। दास प्रथा को खत्म करने के दासों उत्पादों का बहिष्कार किया सकता है। क्यों करोगे बहिष्कार भाई?
हम पूछ रहे हैं नैतिकता से कैसे बताओगे तुम अपने मन से कुछ कर रही हो? अब सुनिए, आशुतोष, परिष्कृत सुखवाद से तुम्हारी बात सही है, एक इससे हो सकता है, एक ये तर्क सही है परिष्कृत सुखवाद से, परिष्कृत सुखमूलक उपयोगितावाद से, लेकिन असल में ये तर्क था नहीं, कुछ और मैं जानना चाहता था किसी ने महक वो उपयोगितावाद को लागू करने का तरीका है कि कैसे हम देखेंगे। इस सवाल का जवाब नहीं है कि इससे समाज सुधार कैसे हो जाएगा। देखो सुनो, उपयोगितावाद में तुमने सीखा था कि नैतिक अनैतिक तय करने के लिए हमको करनी पड़ेगी गणना। ठीक है, हमको क्या सीखना है? ये कैसे होगा, क्या कैसे होगा? वैश्विक समस्याओं का समाधान उपयोगितावाद से कैसे होगा? समानता उपयोगितावाद से कैसे आएगी? सामाजिक न्याय उपयोगितावाद से कैसे आएगा? सामाजिक कुरीतियां उपयोगितावाद से कैसे दूर होंगी? कैसे सिखाने जा रहे हैं? तो देखो कैसे दूर होगी। उपयोगितावादी, ध्यान सुनना, आप समझना, नैतिकता कहती है कि जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से संगत हो वही नैतिक है। अर्थात इस नैतिकता का प्रयोग करने पर हमें दो गणनाएं करनी पड़ेंगी। दो गणनाएं करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी? एक, उन लोगों की जिनका सुख या दुख उस निर्णय या कार्य से जुड़ रहा हो, और दूसरा, उन सुखों एवं दुखों की जो उस कार्य से उत्पन्न हो रहे हो। समझना, इस बात को ध्यान समझना। इसका तब उपयोगितावाद हम लागू करेंगे क्या सही क्या गलत है, उसमें दो गणना करनी पड़ेगी, एक लोगों की और एक सुख दुख की। कैसे करें गणना? इस वाले के लिए तो बेंथम ने क्या किया, छाप लेना, छाप लो, समझाता हूं, थोड़ी टेक्निकल बात है। इसी बात से भारत में भी समाज सुधार शुरू हुआ, इसी बात से उपयोगितावाद उदारवाद के साथ जुड़ गया, व्यक्तिवाद के साथ जुड़ गया, अधिकार की नैतिकता के साथ जुड़ गया। कैसे, समझाता हूं। और जैसे अधिकार की नैतिकता व्यक्तिवाद आया, वैसे जो काम कांत में व्यक्ति को साध्य मानेंगे बाकी सबको साधन, वही आइडिया उपयोगितावाद में भी आ गया। दिखाता हूं कैसे। अभी भारत में समाज सुधार इसी नैतिकता से शुरू, उदारवाद और उपयोगितावाद का प्रयोग करके ही राजा राम मोहन राय ने भारत में समाज सुधार की शुरुआत की। लेकिन उसके लिए राजा राम मोहन राय ने केवल महत्तम लोगों का सुख, इतना सिंपल आइडिया बना के समाज सुधार नहीं किया, क्योंकि सामाजिक रूढ़ी वाला समाज, उसमें तो महत्तम लोग सामाजिक रूढ़ी का पालन करने में सुख महसूस कर रहे थे। तो बात इतनी सिंपल नहीं होगी। अगर महत्तम लोगों के सुख, अधिकतम लोगों के सुख को सिंपली आप समझेंगे तो फिर तो रूढ़िवादी समाज में ज्यादातर लोग रूढ़ी का पालन करने में सुख महसूस करते हैं। जैसे आपको समझाया था कि अगर स्त्रियां रूढ़िवादी हैं तो करवा चौथ का पालन करने में उनको खुशी हो रही है। आप कहीं करवा चौथ रूढ़ी है, कुरीति है, कहीं नहीं, हमारी संस्कृति हमको खुशी मिलती है। और अगर उनको खुशी मिलती है, उनको सुख मिलता है, तो उपयोगिता से नैतिक हो जाएगा। मुस्लिम स्त्री कहते हैं मुझे बुर्का पहनने में संतुष्टि मिलती है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो अगर उसको सुख मिल रहा है तो नैतिक हो जाएगा। तो आप कोई सामाजिक कुरीति खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामाजिक कुरीति जब होती है तो समाज के लोग उसको कुरीति नहीं मानते हैं, समाज के लोग उसको नैतिक मान चुके होते हैं, इसलिए उनको उससे कोई पीड़ा नहीं हो रही होती। तो जो बुर्का नशी औरतें हैं उनको बुर्का पहनने से कोई पीड़ा नहीं होती। जो औरतें तमाम तरह के व्रत उपवास का पितृसत्ता के प्रतीकों को मानती हैं, उनका पालन करती हैं, हाथ में चूड़ी भरे टहल रही हैं, पूरे हाथ में चूड़ियां हैं, मांग में सिंदूर, लिपस्टिक लगाया है, मंगलसूत्र पहना, तमाम जितने सांस्कृतिक प्रतीक, उसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। वो दुखी थोड़े हैं, वो खूब खुश होती हैं। तो रूढ़ी होती यही है, वो चलती इसी तरीके से है कि उस रूढ़ी की एक वर्ग में बन जाती स्वीकारता, और जब उस वर्ग को सुख मिल रहा है, उसकी स्वीकारता बन चुकी है, तो तुम खत्म कैसे करवाओगे उपयोगितावाद से? क्योंकि उपयोगितावाद तो ये कह रहा है महत्तम लोगों को सुख मिल रहा तो नैतिक है, फिर रूढ़ी भी नैतिक हो जाएगी उनके हिसाब से। देखो अब इसमें दो जो बातें थी, दो गणना करनी है। इसमें सुखों की गणना के लिए बेंथम ने सुखवादी कलन बना दिया। बेंथम ने क्या किया? बेंथम ने इसके लिए सुखवादी कलन बना दिया, हेडोनिस्टिक कैलकुलस बना दिया। इससे क्या कर लेंगे आप? उन 7 आयामों से किस काम में सुख ज्यादा आ रहा निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, इससे हमको कुछ पता भी नहीं चला कि समाज सुधार कैसे होगा। क्या किया? 7
घटकों के आधार पर पता चल जाएगा कि किस कार्य या निर्णय से ज्यादा सुख उत्पन्न हो रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी गणना करनी है। किसकी? दूसरी गणना करनी है व्यक्तियों एवं हितधारकों की। इसमें समस्या है। ठीक है, दूसरी गणना करनी व्यक्तियों और हितधारकों, इसी में समस्या है। यही एक ऐसी चीज उपयोगितावादियों ने की जिससे पूरा नैरेटिव एथिक्स का बदल गया। क्या क्या समस्या समझो? समस्या है कि उस समय के समाज में समानता नहीं थी। ऐसे में व्यक्तियों की गणना करते समय किसको कितना मूल्य दें, यह तय करे बिना गणना संभव नहीं थी। ध्यान रखो, इंग्लैंड में लोकतंत्र था उपयोगितावाद के समय में, लेकिन केवल 10% लोग वोट करते थे। औरतों को मताधिकार नहीं था, दासों को नहीं था, और बहुत सारे इंग्लैंड के मूल निवासियों को भी नहीं था। टैक्स देने वाले लोग वोट करते थे, कुछ और एलिट लोग वोट करते थे, सब वोट नहीं करते थे। तो यहां समस्या क्या है? समस्या है कि मान लो रानी विक्टोरिया है एक तरफ, जो इंग्लैंड की साम्राज्ञी है, रानी है, क्वीन है, और दूसरी तरफ पीटर है, जो कारखाने में मजदूर है। कितना गिने रानी को और कितना गिने पीटर को? इंग्लैंड में लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स को कितना गिने? वैज्ञानिक को कितना गिने? ऐसे क्या है? ऐसे ही वैज्ञानिक हैं और अनपढ़ लोग हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं। किनको गिने और जिनको गिने उनको कितना मूल्य दें? सुख की गणना करना तो आसान था बेंथम के कैलकुलस से, लेकिन ये वो समय समाज नहीं था जैसे तुम आज रह रहे हो कि संविधान था और सब समान है, ऐसा कोई सिद्धांत था। उसमें दुनिया में समानता नहीं आई थी। एक पीटर नाम का मजदूर कभी ये नहीं मानता था कि मैं रानी के बराबर हूं। ब्रिटेन की महारानी दुनिया में 70 मुल्कों पर राज कर रही थी। पीटर और उसको बराबर वैल्यू दें क्या? और नहीं दे तो रानी का कितना मूल्य तय करें? एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चार्ल्स बॉयल, इंग्लैंड का वैज्ञानिक, डार्विन, और एक आदमी अनपढ़ है, दोनों की गणना करें तो कितना माने दोनों को? डार्विन को कितना माने, अनपढ़ आदमी को कितना माने? एक संकट था, क्योंकि तब का समाज कैसा था? तब का समाज था श्रेणी क्रम वाला। पुरुष के अधिकार ज्यादा, स्त्रियों के कम, लॉर्ड्स के अधिकार ज्यादा, सामान्य आदमियों के कम, राजा रानी का अधिकार ज्यादा, प्रजा का कम, गोरों का अधिकार ज्यादा, कालों का कम। क्या समाज था? उस समय का समाज समतामूलक नहीं था। कैसा था? श्रेणी क्रम वाला था। श्रेणी क्रम वाला समाज था। इसी में उपयोगितावादियों ने एक सिद्धांत दिया जो सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत था उस समय का। उसी सिद्धांत ने सारे मामले को बदल दिया। उसी सिद्धांत ने सारे मामले को बदल दिया। इसमें व्यक्तिवाद ले दिया, इसमें अधिकार की संकल्पना ले दी। नहीं तो उपयोगितावाद का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा लोगों के लिए जो ठीक है वही नैतिक बन जाएगा। तो क्या इसमें बदलाव आया? इससे इस समस्या का समाधान करने के लिए उपयोगितावादियों ने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत था इनका? इनका सिद्धांत था ईच हैज टू बी काउंट एज वन। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक है। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक है। कहां से निकला ये? उपयोगितावाद लागू करने के लिए गणना करनी पड़ेगी। सुख की गणना बेंथम से कर लेंगे, इंसान की गणना कैसे करें? क्योंकि समाज हायरार्किकल है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आज से 700-800 साल पहले भारत में गणना करनी पड़ती, या 400 साल पहले गणना करनी पड़ती। अकबर को और भारत के एक सामान्य
गांव में रहने वाले आदमी को कितना मानते? अकबर शहंशाह था, जिले लाइए। और एक भारत का आम इंसान है जो किसी नदी में नाव चला के गुजारा करता है। मुगल काल में अकबर और उस मल्लाह का मूल्य बराबर नहीं था। तो जिस समय की बात हो रही, जब उपयोगितावाद आया है, वो समाज समता मूलक नहीं था। उपयोगितावादियों ने क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, और क्रांतिकारी सिद्धांत देके क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक है। 19वीं शताब्दी में जब राजतंत्र है इंग्लैंड में, लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है, जो बात आज आप लोकतंत्र में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? एक व्यक्ति एक मत। प्रधानमंत्री वोट देने जाएगा, एक वोट देगा। आम आदमी वोट देने जाएगा, उसका भी एक वोट है। ये लोकतंत्र में तब नहीं था। लोकतंत्र में सबके पास एक मत नहीं था। तो लोकतंत्र में भी ये बात बाद में आई है। ये बात सबसे पहले कहां आई? उपयोगितावादियों में। उपयोगितावाद से बात आगे चल के उसी सिद्धांत को लोकतंत्र में अपनाया गया कि आदमी चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे कम, चाहे कुलीन हो चाहे सामान्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे दास हो चाहे स्वामी, क्या करेंगे? सबका मूल्य एक गिनेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक है। इससे क्या हुआ? इससे उपयोगितावाद ने क्या कर दिया? समानता का नियम प्रतिपादित किया। समानता का नियम प्रतिपादित किया। उपयोगितावाद ने समानता का नियम प्रतिपादित किया। क्या कहा? उपयोगितावादी नैतिकता को लागू करने पर सभी व्यक्तियों को समान मानना होगा और सभी की गणना करनी होगी। सभी को समान मानना होगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? राजतंत्र ठीक नहीं है, दास प्रथा ठीक नहीं है, क्योंकि सबको समान नहीं माना जाता। तो कह रहे पहले समानता के सिद्धांत को एक्सेप्ट करो, तब उपयोगितावाद लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात उपयोगितावाद बिना समानता को माने लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सब समान नहीं है तो सब गणना में कैसे बराबर हो जाएंगे? एक आदमी अगर ऊपर है तो उसका मूल्य भी ज्यादा होगा, नीचे है तो उसका मूल्य कम होगा। उपयोगितावादियों ने कहा नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? इसलिए उन्होंने कहा कि जितने श्रेणी क्रम है समाज में वो सब अनैतिक है, क्योंकि श्रेणी क्रम समानता के साथ संगत नहीं है, और समानता को माने बिना उपयोगितावाद की नैतिकता लागू नहीं हो सकती। तो जैसे कांत ने क्या कहा था? प्रत्येक मनुष्य को साध्य मानो, किसी को साधन नहीं। वही काम उपयोगितावाद ने किससे कर दिया? प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक मानो, सब बराबर है, इंसान के तौर पर सब बराबर। इसलिए गणना में सबको शामिल किया जाएगा। इससे पहले किसी गणना में, इस सिद्धांत से पहले किसी गणना में दुनिया में स्त्रियां शामिल नहीं होती थी। किसी गणना, दुनिया में किसी देश में उपयोगितावादियों ने स्त्रियों को शामिल किया। उससे पहले गणना में कोई दास शामिल नहीं होता था, उपयोगितावाद ने दासों को शामिल किया। तो क्या कर दिया इन्होंने? इसका मतलब अर्थात जो समानता के साथ संगत नहीं वह नैतिक नहीं। इससे कहां पहुंच गई? उदारवाद के करीब पहुंच गए। उदारवाद कौन सा सिद्धांत था? व्यक्ति साध्य है, समाज संस्कृति ये सब साधन है। क्या कह दिया? कोई ऐसी संस्कृति, उसके पहले हम क्या मानते थे? संस्कृति से तय करेंगे क्या नैतिक है। इन्होंने क्या कहा? कोई संस्कृति अगर किसी आदमी का मूल्य कम कर रही है, दूसरे का ज्यादा, तो नैतिक नहीं है, क्योंकि हम अंतर तय करेंगे नैतिकता से। क्या नैतिक है? गणना से। और गणना करने के लिए हमको हर व्यक्ति को मूल्य देना पड़ेगा, और हर व्यक्ति का मूल्य एक है। इसलिए कोई संस्कृति अगर व्यक्तियों के मूल्यों में अंतर कर रही है तो वो इस गणना के साथ संगत नहीं है, नैतिक नहीं है। तो इनका जो सिद्धांत है इधर ले गई, व्यक्तिवाद की स्थापना हुई इससे। उदारवादी व्यक्तिवाद निकलता। आप जानते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स जो आज आप एंजॉय करते हैं वो वैयक्तिक राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो इससे इंडिविजुअलिज्म की तरफ गए आप, कि समाज लोगों के मूल्य को कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसी समानता के नियम से क्या पाया कि दास प्रथा में तो समानता नहीं है, सती प्रथा में तो समानता नहीं है, सती प्रथा में व्यक्तिवाद नहीं है। स्त्री का आपने पति मरा, स्त्री का मूल्य कर दिया जीरो, क्योंकि गणना में सबका मूल्य कितना हुआ? एक। लेकिन पति मरा, आपने कहा कि मर जाओ तुम भी, जाओ जल जाओ। इस पर आप मान रहे हैं कि पति का मूल्य था, पत्नी का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उपयोगितावाद कह रहा है गणना में सबका मूल्य होगा। तो इससे क्या होगा? इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति की गणना एक है। इस उपयोगितावादी सिद्धांत से क्या निकला? समानता निकला। इससे व्यक्तिवाद निकलेगा। इससे हर व्यक्ति को समान अधिकार, जब सबका मूल्य एक है, मिलने चाहिए, ये निकलेगा। और इसी से सिद्ध हो जाएगा कि जब सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, समानता नैतिक है तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन सती प्रथा में सबको समान अधिकार नहीं है, दास प्रथा में सबको समान अधिकार नहीं है, इसलिए नैतिक नहीं है। अतः कोई भी सांस्कृतिक प्रणाली, परंपरा नैतिक नहीं होगी यदि वह इस समान अधिकार, समानता के साथ असंगत हो।
आपने पढ़ा था वस्तुकरण। उपयोगितावादी कहेंगे आदमी को वस्तु थोड़ी बना सकते हो, सबको गिनना है। गिनते इंसानों को है, वस्तुओं को नहीं गिनते। लेकिन दास प्रथा में तो आपने आदमी को वस्तु बना रखा है, पहले उसको इंसान बनाओ। इंसान बना के उसको बराबरी देनी पड़ेगी इस लिहाज से। तो इसलिए क्या है, इस आधार पर दास प्रथा क्या है, अनैतिक है। सती प्रथा क्या है, अनैतिक है। वर्ण व्यवस्था क्या है, अनैतिक है। तो उपयोगितावादी मानते हैं कि बिना गणना किए तो कोई परिणाम गिन नहीं पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। और गणना करने के लिए हमको दो बात पता होनी चाहिए, सुख दुख की गणना कैसे करेंगे और इंसानों की गणना कैसे करेंगे। सुख दुख की गणना के लिए हमने कैलकुलस बनाया था, यूनिवर्सिटी कैलकुलस, उसका इस्तेमाल करेंगे। और इंसानों की गणना करने के लिए समानता के नियम का पालन करेंगे। इसी समानता से समान अधिकार व्यक्तिवाद निकला, जिससे हम कहते हैं कि समाज सुधार की शुरुआत हुई। मानना पड़ा ब्रिटेन को, या ब्रिटेन में चिंतकों ने कहा कि ब्रिटेन का समाज नैतिक नहीं है, क्योंकि उसमें सबका मूल्य बराबर नहीं रखा गया है। दासों को कोई मूल्य ही नहीं, स्त्रियों को कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आपको ताजुब नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों के हक में बात करने वाला पहला आदमी, दासों के हक में बात करने वाला पहला आदमी जीएस मिल है। इसी उपयोगितावाद से वो स्त्रियों के अधिकारों की बात करता है, दासों की मुक्ति की बात करता है, उनकी आजादी की बात करता है। यहीं से समानता निकालता है, यहीं स्वतंत्रता निकालता है। कहता है सब समान है तो सबकी आजादी भी समान होनी चाहिए। स्त्रियों पर तुमने जो पाबंदी लगा रखी है नैतिक नहीं है, तो समानता तो निकलेगा, इससे स्वतंत्रता निकलेगा, सबके पास चुनने की आजादी होनी चाहिए। तो यहां भी ये भी बात निकलेगी इससे, इसी समानता से क्या निकलेगा, हर व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, चुनने की आजादी। सती प्रथा में चुनने की आजादी नहीं है, दास प्रथा में चुनने की आजादी नहीं है, इसलिए ये नैतिक नहीं है। ध्यान रखो, समाज में सब समान बना दिया जाए, सबको चुनने की आजादी दे दीजिए, उसके बाद फिर महत्तम का महत्तम हित अगर किसी आदमी की आजादी को कम कर देगा तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी को असमान बना के नहीं निकाला। लेकिन आप पहले से किसी को गणना में शामिल नहीं कर रहे हैं, पहले से किसी की आजादी छीन रहे हैं, तब फिर बात नहीं बनेगी। ये समझाता हूं, दास प्रथा के साथ उपयोगिता लागू नहीं कर पाओगे, सती प्रथा के साथ उपयोगिता लागू नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक को गिन नहीं रहे हो, एक को चुनने की आजादी दे ही नहीं रहे हो। लेकिन मान लो एक देश में एक बांध बनना है, बांध में हम सबको बराबर मान रहे हैं, सारे नागरिकों को भारत में बराबर मान लिया, भारत में बांध बनना है। अब बांध बनने के लिए कुछ लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। जब किसी को विस्थापित करने जा रहे हैं तो उसके लिंग के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उसके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होने पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमने उनको भी गिना जो विस्थापित हो रहे हैं, और उनको भी गिना जिनको बांध बनने से फायदा होगा। बांध बनने से ज्यादा फायदा होगा ज्यादा लोगों का, तो हम कहते हैं तुमको विस्थापित कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि उपयोगितावाद लागू करने पर आपकी आजादी नहीं छीनेगी, आपको छोड़ना पड़ा अपना घर, दूसरी जगह कहीं बसना पड़ा, क्योंकि महत्तम लोगों का लाभ हो रहा था। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम तो समान थे, हमारी गणना एक करनी चाहिए थी। एक की आपकी गणना, आपको गणना में शामिल किया, लेकिन आपसे लाभ पाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए आपके पक्ष में निर्णय नहीं गया। लेकिन सती प्रथा में तो आपको गिन नहीं रहे थे, दास प्रथा में आपको गिन नहीं रहे थे, पहले से आपको समान मान रखा था, पहले से मान रखा था, आपके पास चयन की आजादी नहीं। इस लिहाज से उपयोगितावाद, जब हम बांध बनाते हैं तो हम ये नहीं मानते किसी के पास चुनने की आजादी नहीं, कोई आसमान है। हम तो बांध के लिए देखते हैं नदी कहां से जा रही है, उस नदी में कहां बांध बनना चाहिए, उसमें जो लोग रास्ते में आते हैं, फिर हम कहते हैं भाई ज्यादा लोगों का फायदा है, इसलिए तुमको विस्थापित होना पड़ेगा। लेकिन दास प्रथा सती प्रथा में क्या था, तुम स्त्री हो, तुमको पहले से अधिकार नहीं, तुम असमान हो, तुम्हारा मूल्य पुरुष से कम है, तुम्हारा मूल्य स्वामी से कम है, ये बात नहीं चलेगी। मूल्य पहले बराबर करना पड़ेगा, फिर गणना करनी पड़ेगी, और गणना करने के बाद तब तो इनका मानना था कि ये सिद्धांत जब लगाते हैं तो क्या पाते हैं, जिनका मूल्य बराबर नहीं है वो उपयोगितावाद के साथ संगत नहीं है। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ पाए तो समझ पाए कैसे उपयोगितावाद हमारी दुनिया को बेहतर बना सकता है। कैसे बेहतर बना सकता है, अपने ईच हैज टू बी काउंट एज वन के सिद्धांत से। प्रत्येक व्यक्ति की गणना एक है इस सिद्धांत से, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एक है इस सिद्धांत से। तो उपयोगितावाद का अनुप्रयोग मैंने आपको बता दिया, इससे दुनिया की बेहतरी भी आप समझ लेंगे। संस्था की बेहतरी कल पढ़ाई चुका हूं, तो अब एक तरीके से हमने दुनिया की बेहतरी, संस्था की बेहतरी ये पढ़ा दिया। उपयोगितावाद सिद्धांत क्या ये भी बता दिया, उपयोगितावाद से सही गलत का पता कैसे लगाओगे ये भी बता दिया। अब जा रहे हैं उपयोगितावाद की आलोचना पढ़ने। एक ही क्लास को खत्म करना था, दूसरी क्लास में भी 1 घंटा करीब करीब हो ही गया, आलोचना में 20-25 मिनट लग ही जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करना है आज। अब आइए आलोचना। आलोचना क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि उपयोगितावाद परिणाम सापेक्षतावाद का सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है। अगर इसमें भी आलोचनाएं होंगी तो आप समझ जाएंगे कि परिणाम निरपेक्षतावाद में सबसे बड़ा सिद्धांत कांत का था, रॉल्स का था, उसमें समस्या आ गई थी, आपने देखा था। अगर उपयोगितावाद में समस्या आ जाएगी तो मतलब है कि आप जब कोई विकल्प चुनेंगे, जब ये कह रहे हैं उपयोगितावाद से, तो ये भी जानते रहिएगा कि उस विकल्प को चुनने पे क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो सवाल एक साथी का था अतुलकर का, रॉल्स और उपयोगितावाद कैसे अलग है, अभी दिखाता हूं। ये रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना पर ही अपना सिद्धांत दिया था, और एक साथी सथनी जो कल से परेशान है, पांचाल जी, उनके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि जैविक आंगिक एकता से कैसे अलग है। जैविक आंगिक एकता क्या था, कहता था सबके हित में, साझे हित में हमारा हित है। यही बात है ना, इसलिए शायद इनको कंफ्यूजन हो रहा होगा। उपयोगितावाद साझे हित की बात नहीं करता, उपयोगितावाद महत्तम लोगों के हित की बात करता है। जैसे मान लीजिए एक राज्य में 10% दलित हैं, वो अपनी वर्गीय चेतना से क्या समझ लें कि जब तक पूरे दलित वर्ग का कल्याण नहीं होगा तब तक एक दलित आदमी को भी न्याय नहीं मिलेगा,
क्योंकि पूरा दलित वर्ग शरीर की तरह है और एक दलित आदमी उसमें अंग की तरह है। जैसे अंबेडकर ने समझा कि पूरे दलित वर्ग की भलाई में ही अंबेडकर की भी भलाई है, पूरे दलित वर्ग की भलाई में ही सारे दलित लोगों की भलाई है। क्या था ये प्रबुद्ध स्वार्थवाद था कि स्वार्थ का दायरा बड़ा करो। लेकिन अगर उपयोगितावाद उस समय लगाते अंबेडकर तो शायद दलितों के हित के बजाय उनको आजादी की लड़ाई में लड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि दलित 10% थे और भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। भारतीय तो 100% है, तो एक जगह 10% या मान लो 20% दलितों पर कब्जा कर रखा है कुछ उच्च जातियों ने, और एक जगह 100% भारतीयों पर कब्जा कर रखा है अंग्रेजों ने। 10-20 राजा रजवाड़े को छोड़ दो, 500-600 कर लो, मान लो तुम्हारे दिमाग बाद में 600 थे, ज्यादा थे, 500-600 कर लो, 600 लोग भारत की आबादी में बहुत छोटा हिस्सा थे। तो अंबेडकर को किसके खिलाफ लड़ना चाहिए था? पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए था या पहले उच्च जातियों के खिलाफ? पहले अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि महत्तम लोगों का, महत्तम भारतीयों का हित किसमें था? अंग्रेजों से आजादी में। तो उपयोगितावादी नैतिकता अंबेडकर लगाते तो शायद आजादी की लड़ाई में उनको लड़ना पड़ता, क्योंकि दलित भी जब आजादी की लड़ाई में शामिल होते, सारे लोग शामिल होते, अंबेडकर भी शामिल होते, तो महत्तम भारतीयों की बात थी, तो दलित भी भारतीय थे, तो उपयोगिता से मामला अलग हो जाता। लेकिन जब हम स्वार्थवाद लगाएंगे तो क्या होगा? स्वार्थवाद लगाएंगे तो क्या देखेंगे? ये वही भारत है जिस भारत में दलितों का हित कभी पूरा नहीं हुआ। ये भारत सवर्णों के कब्जे में है, तो अंग्रेज छोड़ के भी चले जाएंगे देश को तो भी दलितों को आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि दलितों को तो अंग्रेजों के आने से पहले भी आजादी नहीं थी। इसलिए हमारा प्रबुद्ध स्वार्थवाद कहता है जैविक आंगिक एकता से कि हमको दलित वर्ग की आजादी चाहिए। तो उपयोगितावाद महत्तम की ओर ले जा रहा है और प्रबुद्ध स्वार्थवाद क्या दिख रहा है? मेरा हित क्या किसमें है? आप प्रबुद्ध स्वार्थवाद में अपना हित कभी नहीं छोड़ेंगे, उपयोगितावाद छूट जाएगा। उपयोगितावाद में महत्तम लोगों के हित के आगे अगर आपका हित पूरा नहीं हो रहा तो आपको मानना पड़ेगा, अपने हित को छोड़ना पड़ जाएगा। जो महत्तम लोगों के ठीक उसी करना पड़ेगा। लेकिन प्रबुद्ध स्वार्थवाद में आदमी अपने स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे स्वार्थ के साथ दूसरे लोगों का हित जुड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा स्वार्थ ही पूरा नहीं हो रहा तो काम कितना भी महान क्यों ना हो, वो प्रबुद्ध स्वार्थवाद से, जैविक आंगिक एकता से नैतिक नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो ये जो बात है इसको अगर समझते हो ऐसे, तो समझते हो कि कैसे जैविक आंगिक एकता एक स्वार्थवाद का सिद्धांत जो कहता है तुम्हारा हित किसी व्यापक हित से जुड़ा है, इसलिए व्यापक हित में काम करो, इसलिए मेरा हित होना चाहिए। उपयोगितावाद कहता है तुम्हारा हित हो ना हो, महत्तम लोगों का हित है तो काम करो। तो उपयोगितावाद में कई बार मुझे अपना हित छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको कल एग्जाम्पल दिया था ना कि एक ब्यूरोक्रेट है, उपयोगितावाद से निर्णय लेगा तो कई बार अपने भाई भतीजों को फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, अपने आप फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। उसको वो निर्णय लेना पड़ेगा जिससे महत्तम स्टेक होल्डर्स को लाभ हो रहा हो। उसमें उसका लाभ शामिल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्वार्थवादी आदमी कभी अपने हित को नहीं छोड़ेगा। अरुण कुमार सर, डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के लिए नहीं लड़े थे? नहीं, अम्बेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मानते थे कि भारत की आजादी की लड़ाई सामाजिक न्याय के साथ संगत नहीं है। उनका मानना था कि अंग्रेजों के रहते ही दलितों के बारे में उत्थान के लिए कुछ हो सकता है। अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत फिर से उच्च जातियों के कब्जे में आ जाएगा, उन्हीं उच्च जातियों के कब्जे में जिन्होंने हजारों वर्षों से अनुसूचित जातियों को गुलाम बना रखा है। इसलिए वो अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी मदद से अंग्रेजों के रहते हुए उच्च जातियों पर दबाव डाल के शूद्रों और दलितों की आजादी हासिल करना चाहते थे, उनके अधिकार हासिल करना चाहते थे। तो अंग्रेजों आजादी की लड़ाई के लिए कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगर आजादी की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, तुम जिसको देश की आजादी कह रहे हो, तो फिर तो अंग्रेज उनसे नाराज हो जाएंगे। नाराज होंगे तो अंग्रेज उनके लिए क्यों करेंगे? उनकी सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग को अंग्रेज मान रहे थे, उनको गोलमेज सम्मेलन में बुला रहे थे, इसीलिए तो ना, क्योंकि अंबेडकर अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया, उनके अपने स्टैंड है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सही गलत क्या है, मैं कह रहा हूं उनकी जो नैतिकता प्रबुद्ध स्वार्थवाद की है। इस प्रबुद्ध स्वार्थवाद में उन्होंने समझा कि सामाजिक न्याय का जो आइडिया है, उस सामाजिक न्याय के आइडिया को अंग्रेजों के राज्य में ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज जातिवादी नहीं है, इसलिए जातिवाद को बनाए रखने में उनका कोई हित नहीं है। लेकिन अगर भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल के उच्च जातियों के हाथ में चला गया तो उच्च जातियों का दलितों को शोषित रखने में हित है, इसलिए दलित जातियों का हित अंग्रेजों के रहने में है या उनके रहते रियायत लेने में है। ठीक है? इसी तरह की बात आपको बताई थी कि दो नेता भारत के ऐसे बड़े हैं जो एक तरह की सोच रखते हैं। कहा था सुभाष चंद्र बोस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी स्वार्थवाद की नैतिकता अपनाई। जापान जर्मनी अंग्रेजों से भी बुरे थे। अंग्रेज कभी हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेजों ने, लेकिन भारतीय महिलाओं का रेप नहीं कर रहे थे। जापानियों ने तो कोरिया, चीन में हजारों स्त्रियों को मारा, उनके साथ रेप किए। जर्मनी तो लोग पर सीधे बॉम्ब गिरा रहा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जापान जर्मनी से हाथ मिला लिया। किस लिए? क्योंकि उनको लगा कि उनकी मदद से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस भी स्वार्थवादी नैतिकता के साथ जा रहे हैं, अंबेडकर भी स्वार्थवादी नैतिकता के साथ जा रहे हैं। दोनों नेता बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, अब आइए हम आएंगे अगली बात पर और देखेंगे कि अच्छा, प्रबुद्ध स्वार्थवाद कई बार बहुत व्यापक हो जाएगा, कई बार इसका दायरा उपयोगिता से बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं समझ लूं कि दुनिया के हित में मेरा हित है तो दुनिया के लिए काम करने लगूंगा, लेकिन उपयोगितावादी पूरी दुनिया के लिए काम नहीं करेगा, तो महत्तम लोगों के लिए काम करेगा। मैं समझ लूं पूरे राष्ट्र के हित में मेरा हित है तो मैं राष्ट्र के हित में काम करने लगूंगा। तो प्रबुद्ध स्वार्थवाद में आप अपना हित जितना बड़ा संस्था जोड़ सकेंगे
उतना आपकी नैतिकता का दायरा बड़ा हो जाएगा। उपयोगितावाद में महत्तम लोगों के साथ ही बात बनेगी। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। अब आइए जरा इसकी आलोचना सीखते हैं। पहली आलोचना इसकी आलोचना पहली किससे करवा दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथी ने पूछा इसलिए करवा दे रहे हैं। पहली आलोचना यही, जॉन रॉल्स क्या मानते हो? वो मानते हैं कि उपयोगितावादी नैतिकता न्याय, अल्पसंख्यक अधिकारों और निष्पक्षता के साथ असंगत है। ठीक है, कहीं तुक्का लग गया, दास प्रथा थी तो वहां सबको गिनना पड़ा इसलिए न्याय आ गया। लेकिन वो कहेंगे कि अगर किसी ऐसी जगह जहां मान लो समानता हो, सपोज करो जमीन का विवाद हो एक, और ऐसे राज्य में हो जहां सब बराबर है, जमीन का विवाद मान लो एक ही जाति के दो लोगों में हो, एक परिवार में 15 लोग हो, दूसरे परिवार में केवल 2 लोग हो, जमीन का झगड़ा हो गया। उपयोगिता से मान लो तुम हल करना चाहते हो, अभी कानून छोड़ दो थोड़ी देर, नैतिकता से आओ। उपयोगिता से तुम हल करना चाहते हो तो उपयोगिता तो कहेगी 15 लोग हैं, इन्हीं के पक्ष में बात जानी चाहिए, तो जिधर महत्तम लोग हैं उन्हीं का सुख हम देखेंगे। अब बेचारे 2 लोग सही हैं, लेकिन 15 लोगों की संख्या चूंकि ज्यादा है इसलिए आपने 15 लोगों के पक्ष में बात कह दी। तो उपयोगितावाद की पहली आलोचना रॉल्स करता है कि उपयोगितावाद भीड़ तंत्र बनाता है। जिधर भीड़ होगी वही बात नैतिक हो जाएगी। हाँ, उसके लिए पहली शर्त होगी सबको गणना में शामिल करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन भेदभाव ना करने के बाद जिधर भीड़ होगी वही नैतिक हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तरीके से ये इसकी नैतिकता बन जाएगी, ये भीड़ की नैतिकता जैसी बनेगी। संख्या ज्यादा जुटा लो, जिधर संख्या ज्यादा जुटा लोगे वही बात नैतिक हो जाएगी। इसका नुकसान किसको होगा? अल्पसंख्यकों को, क्योंकि अल्पसंख्यक कभी संख्या में ज्यादा रहेंगे नहीं। तो एक राज्य जिसमें मान लो 10% कोई एक समुदाय अल्पसंख्यक है, उपयोगितावाद वहां तुमने लागू कर दिया तो 10% का हित कभी पूरा नहीं होगा, पूरी जिंदगी वो बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही झेलते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा इससे क्या निकलेगा? उपयोगितावाद बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही को क्या कर देगा? नैतिक बना देगा। बहुसंख्यक वर्ग अपनी मर्जी से कहेगा हमारा हित इसी में, हमारा सुख इसी में है, अब अल्पसंख्यकों को सुख मिले चाहे ना मिले, हम बात बना देंगे, वो नियम बना देंगे। एंटी माइनॉरिटी होगा, ये हो सकता है भीड़ को समर्थन करने लगेगा, इसमें निष्पक्षता नहीं होगी। भाई आप देख रहे हैं जिधर ज्यादा लोग हैं उनकी बात अगर मानोगे तो ज्यादा लोग तो जातिवादी भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग सांप्रदायिक भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग धर्मांध भी हो सकते हैं। तो केवल ज्यादा होने के कारण अगर आपने उनकी बात मान ली तो निष्पक्षता तो नहीं रहेगी। इसलिए एक आलोचना रॉल्स इस आधार पर करता है कि उसको क्या चाहिए था, तुम्हें पता रॉल्स के सिद्धांत क्या था? नैतिकता निष्पक्षता है, नैतिकता न्याय है, नैतिकता तो अज्ञानता के आवरण से निकलती है। यहां तो उपयोगितावाद मुझे अपना हित पता है, मुझे पता है कि मेरे वर्ग के लोग इस राज्य में कितने हैं, तो सब हम मिल जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक तरह के हित वाले लोग, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हर बार हमारी ही मर्जी चलेगी। राज्य को बहुसंख्यक वर्ग हाईजैक कर सकता है। उस राज्य में जब बहुसंख्यक वर्ग हाईजैक कर लेगा उस राज्य को, तो उस राज्य की नीतियों में, कानूनों में निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। जो वो बड़ा वर्ग चाह रहा होगा वही बात हमेशा राज्य में आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इस लिहाज से रॉल्स ने उपयोगितावाद को न्याय के साथ असंगत बताया। निष्पक्षता के साथ असंगत है, न्याय के साथ असंगत है, अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ असंगत है, भीड़ की नैतिकता बना सकता है ये। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं हुई। कहा था तुमको ना एक उदाहरण देते हुए कि मान लो कृष्ण उपयोगितावादी रहे होते और अर्जुन के दिमाग में डिलेमा आता, राम उपयोगितावादी रहे होते और उनके दिमाग में डिलेमा आता, क्या वही करना चाहिए जिससे महत्तम लोगों को महत्तम सुख हो। अगर कृष्ण ये बात समझते होते, उपयोगितावादी होते, तो अर्जुन को क्या कहते? अर्जुन कहता कि उधर सारे बंधु बांधव खड़े हैं, सैकड़ों भाई हैं, दुर्योधन कौरव, इतनी सेना है। कृष्ण उपयोगितावादी होते तो क्या कहते कि हाँ ठीक कह रहे हो पार्थ, युद्ध का परिणाम तो महत्तम लोगों के पक्ष में नहीं जाएगा, 5 लोगों के पक्ष में आएगा या 100 लोगों के पक्ष में जाएगा, ज्यादातर लोग मारे जाएंगे, तो महत्तम लोग चूंकि मारे जाएंगे इसलिए युद्ध मत करो। तो पांडवों को न्याय नहीं देखना पड़ता था, तो पांडवों को देखना पड़ता महत्तम लोगों का सुख किसमें है। अब पांडव पाती महत्तम लोगों का सुख तो झगड़ा ना करने में है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। अब लड़ाई झगड़ा छोड़ देते तो कौरव तो बिना लड़ाई जीत जाते। यही कह रहा है रॉल्स कि न्याय कैसे हुआ तब? राम लड़ने जाते रावण से, राम तो भगवान थे, पहले जान लेते इस युद्ध में रावण मरेगा, पूरी लंका जलेगी, वानर भालू बहुत मरेंगे, बहुत नुकसान होगा, फायदा क्या होगा? सीता फ्री होंगी बस। उपयोगितावादी होते राम, क्या सोचते? मैं नैतिक आदमी हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं तो वही करूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते। मर्यादा तो नैतिकता, ऐसा व्यक्ति जो नैतिकता के मामले में पुरुषों में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब नैतिक आदमी ऐसा तो नैतिक निर्णय लेगा। मान लीजिए राम की नैतिकता रही होती उपयोगितावादी, तो क्या कहते सीता तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारी अकेली आजादी मिलेगी, लेकिन लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए उपयोगितावाद के हिसाब से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब बिना लड़े रावण लौटा नहीं रहा है तो तुम रावण के पास ही रहो। उपयोगितावाद नैतिकता तो ऐसे निकालती। तो रॉल्स ये बात समझाना चाह रहे हैं कि देखो रॉल्स ने रावण और दुर्योधन का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए दे रहा हूं कि उपयोगितावाद इस तरीके से अन्याय के साथ भी खड़ा हो सकता है, बशर्ते उसकी बात मानने पर महत्तम लोगों का हित पूरा हो रहा हो, महत्तम लोगों को सुख मिल रहा हो। ठीक है, अब आइए दूसरी आलोचना। तो पहली आलोचना ये हो गई, दूसरी आलोचना
दूसरी आलोचना है कि उपयोगितावाद से कभी निश्चित नैतिक निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, संभाव्य नैतिक निष्कर्ष निकलेंगे। कैसे? संभाव्य नैतिक निर्णय प्राप्त होंगे। कैसे? देखो, उपयोगितावादी नैतिकता से क्या करना चाहिए यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक सुखों एवं दुखों की गणना करनी पड़ेगी। अल्पकालिक तो ठीक है, जो तत्काल मिल जाएगा। दीर्घकालिक में दिक्कत है। इसमें दीर्घकालिक सुखों की गणना समस्याजन्य है, प्रॉब्लमेटिक है। कैसे प्रॉब्लमेटिक है? दीर्घकालिक सुख कब आएंगे? भविष्य में। किसी मनुष्य को भविष्य का निश्चित ज्ञान नहीं है। क्या से 25 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा? हाउ डू आई नो? नजूमी थोड़े आदमी, ज्योतिषी थोड़े है, आपको कैसे पता होगा? और एक काम के महत्वपूर्ण निर्णय के परिणाम तो बहुत लंबे समय तक आएंगे। आपने जिसमें औद्योगिक क्रांति की, क्या आपको पता था क्या किसी औद्योगिक क्रांति से एक दिन पर्यावरण बनाने लगेगा 300 साल बाद? 300 साल बाद क्या होगा औद्योगिक क्रांति के? कौन जानता था? कौन जानता था नदियां प्रदूषित हो जाएंगी इस औद्योगिक क्रांति से? कौन जानता था धरती की रिसोर्स की लूट मच जाएगी? तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या है कि दीर्घकाल का ज्ञान किसका ज्ञान है? भविष्य का ज्ञान है। और किसी भी मानव को भविष्य का निश्चित ज्ञान नहीं है। किसी भी मानव को भविष्य का निश्चित ज्ञान नहीं है। अतः दीर्घकाल में किसी कार्य से क्या सुख या दुख उत्पन्न होंगे, इसका केवल संभाव्य ज्ञान हो सकता है, निश्चित ज्ञान नहीं। तो आप जब पता लगाएंगे मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर आएगा क्या? संभावना है कि वाला काम करो, नैतिक निकलेगा। अरे भाई, तो उसको संभावना ये भी क्या नैतिक निकलेगा? तो फिर तो दुविधा तुम्हारी बढ़ा दी। हम ढूंढने आए थे क्या नैतिक क्या नैतिक है, तुम कह रहे हो कि उत्तर तो दे रहे लेकिन संभावना है नैतिक निकलेगा। तो भविष्य के किसी निर्णय का मुझे निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए नैतिकता क्या करेगी? अच्छा, दीर्घकाल को छोड़ भी नहीं सकते। दीर्घकाल को छोड़ दोगे, कहोगे जो अल्पकाल में सुख दे वो नैतिक है, तो अल्पकाल में तो गांजा पीने से, शराब पीने से, चरस लेने से इससे भी सुख मिलता है, फिर सब नैतिक हो जाएगा। जितनी बुराइयां हैं अल्पकाल में सब तो सुख देती ही देती है, इसलिए तो आदमी उसकी तरफ जाता है, तो सब नैतिक हो जाएगा। और कहोगे नहीं, चरस से, गांजे से, शराब से भले अल्पकाल में सुख मिले, दीर्घकाल में नुकसान होगा। तब दीर्घकाल को जोड़े बिना आप इसको अनैतिक नहीं बता सकते। दीर्घकाल को जोड़ने जाओगे तो हमको क्या बताना पड़ेगा? दीर्घकाल के परिणामों का ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? आपको थोड़ा पता था कि एंटीबायोटिक दवाएं जो आप खोज रहे हैं, इससे बैक्टीरिया की इम्यूनिटी पावर डेवलप होती जाएगी और एक दिन ऐसा सुपर बैक्टीरिया, सुपर इम्यूनिटी वाला पैदा हो जाएगा जिसमें कोई एंटीबायोटिक काम ही ना करे हो सकता है। हमको थोड़ा पता था हम चमगादड़ परीक्षण करेंगे किसी लैब में, वहां कोरोना वायरस पहले लोग मार देगा। हम सोचते हैं लेबोरेटरी में परीक्षण नैतिक है, उसी परीक्षण से कोई वायरस भी बन सकता है, दुनिया खत्म कर दे। तो ये सारी बातें आपको पता नहीं है, तो आप केवल काम अंधेरे में कर रहे हैं, क्योंकि आपको निर्णय लेना है भविष्य के लिए भी, और भविष्य का ज्ञान आपके पास नहीं है। ठीक है। ऐसे तीसरी समस्या क्या है? एक समस्या यह भी है कि भविष्य के परिणामों मतलब सुख और दुख की गणना करते समय समय की सीमा क्या हो? समय सीमा क्या हो? 10 साल तक गणना करें, 15 साल तक करें। अगर औद्योगिक क्रांति से हम 50 साल 100 साल तक गणना करते तो औद्योगिक क्रांति के 100-150 साल बाद तो फायदा ही फायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ। मतलब कम नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कह सकते नुकसान कुछ नहीं हुआ, कम नुकसान हुआ। तो 100 साल तक अगर गणना करते तो बड़ा नैतिक निकलता। लेकिन अगर आप 200 साल कर देते उसका टाइम, 3 साल कर देते तो पर्यावरण अच्छा होने लगेगा, और 4 साल बाद कर देते तो धरती पे ही संकट आ जाए। टाइम लाइन 100 साल लोगे नैतिक लगेगा, 150 साल कर दोगे कम नैतिक लगेगा, 300 साल कर दोगे एकदम अनैतिक लगने लगेगा। तो कितने टाइम के परिणाम को हम जोड़ें? इस तरह की समस्या का उपयोगितावाद के पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है। तो एक तो अन्याय के साथ खड़ा हो सकता है, रूढ़ियों का समर्थन कर सकता है, ज्यादा लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, भीड़ की नैतिकता को प्रमोट करने लग जाएगा,
दूसरा, निश्चित परिणाम मुझे नहीं पता चल सकते। इस तरह की आलोचना से उपयोगितावाद भी आपको कोई ऐसा समाधान नहीं दे सकता कि आप उपयोगितावाद लगाएंगे तो जो निष्कर्ष निकलेगा एकदम सामान्य होगा, काट्य होगा। तो क्या देख पा रहे हैं आप? स्वार्थवाद में गए तो भी काट्य निष्कर्ष नहीं, उसकी भी दिक्कत है। सुखवाद में गए उसकी भी दिक्कत है। कांत में गए उसकी भी दिक्कत है। रॉल्स में जाएंगे उसकी भी दिक्कत है। उपयोगितावाद में आए उसकी भी दिक्कत है। तो नैतिक सिद्धांत जितने आए दुनिया में आज तक, कोई ऐसा फूल प्रूफ सिद्धांत नहीं है जो कंप्लीटली कोई ऐसा मॉडल हमको दे दे जिस मॉडल में कोई दिक्कत ना हो। इसका मतलब नैतिक अनैतिक का निर्धारण जब हम करते हैं तो इस बात पर नहीं कर सकते कि उस बात को चुनने में केवल अच्छाई अच्छाई है। हम इस बात पर करते हैं कि वो बात ज्यादा अच्छाई वाली है, वो बात किसी नियम के साथ संगत है और हमको नियमों का पालन करना चाहिए। उससे कई बार खराब परिणाम भी आएंगे, तब भी वो बात महत्तम लोगों के लिए फायदेमंद परिणाम लेके आती, कई बार उससे नियम टूटेगा तब भी, कई बार उससे बहुसंख्यक वर्ग को फायदा होगा तब भी। आज मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि घर में नॉइज पोल्यूशन बहुत हो रहा है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया पल्लवी जी। जैविक आंगिक एकता का अगर वही आपका सवाल था तो आप फिर जाइए, आराम कीजिए। अब आइए, तो इस तरीके से हमने 4-5 सिद्धांत या बल्कि 6 सिद्धांत, 3 परिणाम निरपेक्षतावाद में, 3 परिणाम सापेक्षतावाद में 6 सिद्धांत पढ़ लिए। और इन 6 सिद्धांतों में अलग अलग तरीके से आप कैसे पता लगाएंगे क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसके फार्मूले सीख गए। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो कुछ सवालों को लेकर आपने देखा होगा कि कैसे रॉल्स को लागू करने के लिए हमको विकल्प लिखने पड़ेंगे, पहचान लिखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा किस विकल्प को चुनने पर सभी पहचानों की न्यूनतम क्षति है। कांत के हिसाब से दुविधा हल करने के लिए हमको कांत के पहले सूत्र, जो उस दशा में मैं अपने लिए चाहता हूं और मनुष्य को साध्य मानने का सूत्र, ये 2 सूत्र लागू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने सिद्धांत देखे। गांधी में देखा कि जब तक हम साधन पवित्र नहीं चुनेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सुखवाद में देखा जब तक हम परिष्कृत सुखों पर नहीं जाएंगे, मानसिक सुखों को तरजीह नहीं देंगे, तब तक नैतिकता नहीं आएगी। स्वार्थवाद में देखा जब तक सुखों को व्यापक नहीं बनाएंगे तब तक कोई बात नैतिक नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपने अलग अलग सिद्धांत से अलग अलग बात सीखी और साथ में यह भी सीखा कि कैसे ये सारे सिद्धांत हमको समझाते हैं कि अच्छी जिंदगी का एक संकीर्ण आइडिया है और अच्छी जिंदगी का एक व्यापक आइडिया है। अच्छी जिंदगी का संकीर्ण आइडिया सुखवादियों के हिसाब से क्या है? शारीरिक सुख की तरफ जाओगे तो संकीर्ण आइडिया, मानसिक सुख की तरफ जाओगे तो व्यापक आइडिया। समझदार होगे तो मानसिक सुख को ज्यादा तरजीह दोगे, ज्यादा तरजीह दोगे तो तुम ज्यादा व्यापक सुख की तरफ जा रहे हो और व्यापक सुख से नैतिकता भी आएगी। सवाल आया था यूपीएससी में, अच्छे जीवन की संकीर्ण अवधारणा नैतिक समस्याओं का कारण है, तो दिखाओगे अच्छे जीवन की संकीर्ण अवधारणा कौन सी अवधारणा है? संकीर्ण स्वार्थवाद। कौन सी अवधारणा है? स्थूल सुखवाद। इसमें जाएंगे तो हम नैतिक नहीं बचेंगे। लेकिन अच्छे जीवन की दूसरी अवधारणा कौन सी है? प्रबुद्ध स्वार्थवाद। कौन सी है? परिष्कृत सुखवाद। इनमें जाएंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी और नैतिकता भी आएगी, नैतिक संकट पैदा नहीं होंगे। तो कुछ इस तरह के सवाल आप इससे हल कर पाएंगे। एक आज सेशन मैंने कहा था, 2 सेशन में क्लास इसको पढ़ाने के बाद पहली यूनिट के बाद क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, उन सब जगहों पर इसको लागू करके दिखाएंगे। इससे आप जो आपने पढ़ा स्वार्थवाद सुखवाद कैसे उसको अप्लाई करेंगे उसको सीख पाएंगे। तो अब जरा आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगला हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। कौन सा है? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। इसको हम कह सकते हैं नैतिकता के आयाम ऑब्लिक क्षेत्र। नैतिकता के क्षेत्र आया है। इसमें निजी और सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता को पढ़नी है। टॉपिक है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता। ठीक, ये हमारा यूनिट 1 का नैतिकता के सार के बाद का टॉपिक है जिसको हम लेने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने हर पढ़ाई में क्या किया, सवाल बनाया। पहले नैतिकता के सार में क्या सवाल बनाए थे? 4 बड़े सवाल बनाए थे नैतिकता के सार में, जिनका हमने उत्तर ढूंढने की कोशिश की। एक, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करेंगे? एक सवाल था, इसका उत्तर हमने कांत से, रॉल्स से, गांधी से, स्वार्थवाद से, सुखवाद से ढूंढा। स्वार्थवाद ने कहा जिसमें व्यापक हित के साथ तुम्हारा हित जुड़ रहा वही नैतिक है। सुखवाद ने कहा जिससे परिष्कृत सुख मिले वही नैतिक है। तो ढूंढा उत्तर। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था कि मैं नैतिक प्रेरणा कहां से लाऊंगा, मैं नैतिक क्यों बनूं? इस सवाल का जवाब मुझे कहां से मिलेगा? स्वार्थवाद ने कहा तुम नैतिक इसलिए बनो क्योंकि नैतिक बनने संस्थाएं अच्छी होंगी, संस्थाएं अच्छी होने सबका हित पूरा होगा, सबका हित पूरा होगा तुम्हारा भी होगा, इसलिए मेरा हित नैतिक बनने से पूरा होगा, इससे मेरा हित जुड़ गया। तीसरा सवाल क्या बनाया था? इन नैतिकताओं को लागू करने से दुनिया की समस्याएं कैसे हल होंगी? जैसे आपको दिखाया था, रॉल्स लागू करने से नदी जल विवाद हल हो जाएगा, कावेरी नदी का विवाद हल हो जाएगा, शरणार्थी संकट हल हो सकता है, दुनिया की बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं रॉल्स से। वैसे दिखाया था आपको कि स्वार्थवाद लागू करने से संस्थाएं बेहतर हो सकती हैं, स्वार्थवाद लागू करने से महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रुक सकती है। यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल था नैतिकताओं से मनुष्य की भलाई कैसे होगी? स्वार्थवाद से मेरी भलाई कैसे होगी, सुखवाद से कैसे होगी, इसको भी सीखा।
और एक सवाल था इनसे संस्थाएं कैसे बेहतर होंगी। तो बेसिकली मेरी भलाई कैसे होगी, संस्थाओं की भलाई कैसे होगी, दुनिया की भलाई कैसे होगी, मैं नैतिक क्यों बनूं, इस सवाल का मुझे जवाब कैसे मिलेगा, और नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करेंगे। ये कुल मिलाजुला के 5 बड़े सवाल थे जिनका उत्तर ढूंढने के क्रम में हमने नैतिकता के सार की पढ़ाई की। अब इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ एथिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, नैतिकता के क्षेत्र, आयाम। तो पहले सवाल बना लेते हैं, सवाल बना के उन सवालों का क्या ढूंढेंगे, उत्तर ढूंढेंगे। उसी उत्तर ढूंढने के क्रम में पूरा टॉपिक क्या होगा। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता चला है, नोटिफिकेशन नहीं आया है तो। चलिए, पहला हमारा सवाल हम क्या बना रहे हैं, पहले प्रश्न जिनसे इस टॉपिक की समझ विकसित होगी और जिससे हम कुछ समस्याएं हल करेंगे। वे प्रश्न बनाने हैं पहले जिनसे टॉपिक की पूरी समझ विकसित होगी। प्रश्न हल करेंगे आप हटा दीजिए क्योंकि अभी आप इसको शायद न समझ पाए, समझ विकसित होगी, यहीं तक रखिए। पूरे टॉपिक को समझे कैसे। तो पहला सवाल हमारा ही होगा, पहला प्रश्न होगा, नैतिकता के कितने क्षेत्र या आयाम होते हैं और इन क्षेत्रों या आयामों के वर्गीकरण या विभाजन का आधार क्या है। देखा नैतिकता के क्षेत्र, तो एक सवाल में सीखें कितने क्षेत्र होते हैं नैतिकता के। मान लीजिए आपने कहा 5 या हमने कहा 5, तो पता लगाएंगे 5 कैसे हो गए भाई, किस आधार 5 बनाए। हम कहेंगे 2, तो क्या बताना पड़ेगा 2 कैसे हुए। तो क्षेत्र कितने हैं एक तुमको ये पहचानना है, और उतने ही क्षेत्र कैसे बने, पहला सवाल। दूसरा सवाल अगले पेज पे ले जाता हूं क्योंकि उससे मुझे कई बातों को आपको समझाने का मौका मिलेगा। दूसरा, निजी जीवन, क्योंकि सिलेबस में लिखा है ना निजी संबंधों का नीति शास्त्र, तो हम क्या लिखेंगे, निजी जीवन या निजी संबंधों की नैतिकता क्या है, इसके अंतर्गत हम किन मुद्दों को रखते हैं। तीसरा, निजी जीवन की नैतिकता का लक्ष्य क्या है। चौथा, अब जहां मैंने इस लिख दिया उसका तो निजी है, इस नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत और मूल्य कौन से हैं। इस नैतिकता से किन दुविधाओं का समाधान होगा और कैसे होगा। तो एक ब्लॉक हमने बनाया, क्योंकि लिखा निजी संबंधों या निजी जीवन का नीति शास्त्र सिलेबस में, तो एक ब्लॉक हमने बनाया कि भाई ये नैतिकता है क्या, निजी संबंधों की नैतिकता क्या है, क्या पढ़ते हैं, ये नैतिकता बनाई क्यों गई है, इस नैतिकता के सिद्धांत और मूल्य कौन से हैं, और ये नैतिकता किन दुविधाओं को हल करती है और कैसे हल करती है। ठीक, पहला सवाल क्या था, नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है। दूसरा सवाल, हमने नैतिकता के बजाय, नैतिकता के क्षेत्र के बजाय एक खास नैतिकता जो निजी जीवन के संबंधों में नैतिकता उस पर लगाया, और उससे 1 2 3 4 सवाल बनाए। सेम यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, किस पर, सार्वजनिक संबंधों का नीति शास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत हम किन मुद्दों को रखते हैं। तो बिल्कुल रिपीट कर दीजिए ऐसे ही। क्या छठा सवाल क्या हो जाएगा, सार्वजनिक संबंधों या जीवन का नीति शास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत कौन से मुद्दे आते हैं, कौन से मुद्दे आते हैं। सातवां, सार्वजनिक जीवन की नैतिकता का लक्ष्य क्या है। आठवां, सार्वजनिक जीवन या फिर संबंध की नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत और मूल्य कौन से हैं। नौवां,
सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता की प्रमुख दुविधाएं कौन सी हैं और इनका हल कैसे होगा? ये 9 सवाल का अगर हम जवाब सीख लें तो ये पूरा टॉपिक जो नैतिकता के आयाम या क्षेत्र का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है, छाप लो पहले। इस पूरी पढ़ाई में हमको सीखना है कि ये नैतिकता के क्षेत्र का मतलब क्या है, नैतिकता के आयाम का क्या मतलब, डायमेंशंस का क्या मतलब है, किसको कहते हैं डायमेंशंस, ये डायमेंशंस बनती कैसे हैं, कितनी डायमेंशंस हैं। तो पहली बात किससे, नैतिकता के आयाम का मतलब, आयाम कितने हैं, कैसे बने, क्षेत्र कहें अगर उसको तो क्या कहेंगे, नैतिकता के क्षेत्र का मतलब क्या है, नैतिकता के कितने क्षेत्र हैं और नैतिकता के उतने क्षेत्र बने कैसे। फिर दूसरा सवाल, चूंकि क्या लिखा है सिलेबस में, लिखा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स एंड एथिक्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, निजी संबंधों और सार्वजनिक जीवन के संबंधों का शास्त्र। तो फिर हमने निजी संबंध पर फोकस किया कि शास्त्र आता है तो मानवीय विज्ञान होने के नाते उसमें क्या होता है, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं। तो निजी जिंदगी के आदर्श और सिद्धांत क्या है, मूल्य कौन से हैं। फिर आप सिद्धांत और मूल्य बना के करते क्या है, दुविधा हल करते हैं। तो हमने पता लगाने की कोशिश की निजी जिंदगी में कौन सी दुविधा है और ये सिद्धांत और मूल्य जो हमने सीखे उसको हल कैसे करेंगे। ठीक यही बात लेके हम चलेंगे कहाँ, सार्वजनिक संबंधों में, कि सार्वजनिक संबंध का क्या मतलब है, ये कौन सा क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, क्यों आया ये, इसके मुद्दे क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। फिर इस क्षेत्र के लिए कौन से सिद्धांत और मूल्य एथिक्स में लिए जाते हैं और इस क्षेत्र की क्या दुविधाएं, उनको ये नैतिकता हल कैसे करेगी। तो नैतिकता का मतलब क्या है, नैतिकता का मतलब है मानवीय विज्ञान, मूल्य बनाना, मानक बनाना, सिद्धांत बनाना, बताना क्या सही क्या गलत है और फिर दुविधा हल करना। तो हम एक बार निजी जिंदगी के नीतिशास्त्र के तौर पर सीखेंगे, निजी जिंदगी के नीतिशास्त्र के मूल्य क्या है, मानक क्या है, सिद्धांत क्या है, निजी जिंदगी की दुविधाएं क्या है और निजी जिंदगी के मूल्यों, मानकों, सिद्धांतों का प्रयोग करके निजी जिंदगी की दुविधाओं को कैसे हल करेंगे। और दूसरी बार यही काम कहां करेंगे, सार्वजनिक जिंदगी में, सार्वजनिक जिंदगी क्या है, उसकी दुविधाएं क्या है, उसके मूल्य मानक कौन से हैं और कैसे मूल्य मानकों से हम सार्वजनिक जिंदगी की दुविधाओं को हल करेंगे। तो एक तरीके से हमको दो जिंदगियों को ध्यान में रखकर, दो संबंधों को ध्यान में रखकर ये पढ़ाई करनी है, एक निजी संबंध और एक पब्लिक रिलेशंस, प्राइवेट रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो अब मैं यहां रुक जा रहा हूं क्योंकि 7 मिनट में क्या ही बताऊंगा, तो यहां रुक जाऊंगा। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे कल, तो हम इन बातों का उत्तर ढूंढना शुरू करेंगे जो 9 प्रश्न मैंने लिखे हैं। ये 9 प्रश्न याद रखिएगा, इन्हीं से कल हम बातचीत शुरू करेंगे। पहला सवाल हमारा यही होगा कि नैतिकता के क्षेत्र का क्या मतलब है, कितने क्षेत्र नैतिकता के होते हैं, कैसे बनाए गए। इस सवाल का पहले जवाब ढूंढेंगे, फिर एक बार फोकस करेंगे निजी जिंदगी पर, एक बार फोकस करेंगे सार्वजनिक जिंदगी पर। अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अगले किसी संडे तक या फिर